दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ज्ञानोस्फीयर एडू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपने थर्ड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रखी है इस क्लास के लिए, और पिछली क्लास में अपन ने 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था कि 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, 3 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, 2 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, और उसके बारे में अपन ने चर्चाएं की थी। आज अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा यानी इनपुट इम्पीडेंस किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के जिसमें एक से ज्यादा पास लगे हुए हों उसकी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा यानी उस सर्किट को, उस नेटवर्क को ऑपरेट करने वाली प्रतिबाधा। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा एवं अंतरित प्रतिबाधा एवं अंतरित ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस या इनपुट इंपीडेंस भी बोल सकते हैं, और इसको अपन बोलेंगे अंतरित का मतलब एक लूप से दूसरे लूप में म्यूचुअल, तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांसफर एंड ट्रांसफर इंपीडेंस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? 4 टर्मिनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं दोस्तों? 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए अपन ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस और ट्रांसफर इंपीडेंस की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, देखें 4 टर्मिनल नेटवर्क अपन बना रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लग सकते हैं। ये नेटवर्क है, 4 टर्मिनल नेटवर्क है। इसमें 4 टर्मिनल, एक तो ये टर्मिनल हो गया जिनको अपन क्या कहेंगे दोस्तों 1 1, और एक दूसरा टर्मिनल जिस क्या हो गया इसको अपन क्या कहेंगे 2 2। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि पहला जो टर्मिनल है वहां पर क्या लगा दिया अपन ने, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई सोर्स लगा दिया, या वोल्टेज सोर्स मान सकते हो या विद्युत वाहक बल का स्रोत मान सकते हो, जिसके कारण से इस सर्किट में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ये सर्किट ऑपरेट हो रहा है। ये 1 1 टर्मिनल है। ठीक है, यहां पर अपन ने जो वोल्टेज लगाया जिसकी एनर्जी क्या है E1 है, और इस E1 एनर्जी के कारण इस इनपुट टर्मिनल में या इस लूप में फ्लो होने वाली करंट क्या है दोस्तों, I1 है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने क्या किया कि ये जो सेकंड अपना जो टर्मिनल है 2 2 टर्मिनल है, यहां पर क्या लगा दिया अपन ने, इंपीडेंस लगा दिया ZN, और अपन ने बताया था कि वह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जहां पर अपन को पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे अपन ने कोई पंखा लगा दिया तो पंखा अपना लोड है तो रेजिस्टेंस ही। ट्यूबलाइट लगा दी तो ट्यूबलाइट अपनी क्या है, लोड है, जहां पर अपन को क्या देखना है, आउटपुट देखना है। तो वह प्रतिरोध जहां पर अपन को आउटपुट मेजर करना है वह अपने लिए क्या कहलाता है, लोड रेजिस्टेंस या लोड इंपीडेंस कहलाता है। इस पे ZL भाई पूरा कनेक्टेड है, तो इसमें अपन ने वोल्टेज लगाया है जिसके कारण I1 करंट फ्लो हो रही है। यहाँ लोड पे भी क्या आएगी, करंट फ्लो होगी, तो लोड वाली करंट को अपन क्या मान लेते हैं कि भाई यहाँ लोड से फ्लो होने वाली करंट क्या है, I2, और इन दोनों टर्मिनलों के कारण, इस इनपुट टर्मिनल के कारण जो आउटपुट टर्मिनल है इस पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, E2 हो जाएगी। यानी ये 4 टर्मिनल नेटवर्क है और इसमें 4 भौतिक राशियां E1 I1, ये तो किसके लिए है, इनपुट। ठीक है, और कहां कनेक्टेड है, 1 1 टर्मिनल पर। कहां कनेक्टेड है, 1 1 टर्मिनल पर। और E2, ठीक है, I2 और ZL, E2 I2 और लोड इंपीडेंस ये कहां कनेक्टेड है, आउटपुट टर्मिनल पे बोल सकते हो। आउटपुट टर्मिनल का मतलब है 2 2 टर्मिनल पे ये कनेक्टेड। किस पे कनेक्टेड है, 2 2 टर्मिनल पे ये कनेक्टेड है। समझ में आ गई बात? ये 4 टर्मिनल अपना नेटवर्क है। ठीक है, तो ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस क्या होती है दोस्तों? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट इंपीडेंस। यानी इसका मतलब ये हो गया
कि पूरे इस नेटवर्क में, पूरे 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो करंट फ्लो होगी, जो ड्राइविंग ऑपरेट जो होगा सर्किट, वो किसके कारण होगा? इस वोल्टेज के कारण और इस करंट के कारण। यानी एक जैसे 3 लूप है, तो 3 लूप में जैसे एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, दूसरे में भी वोल्टेज सोर्स लगा हो और तीसरे में भी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, लेकिन अपन को ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस निकालनी है, तो जिस लूप में वोल्टेज लगा हुआ हो उसी लूप की करंट को उससे डिवाइड अपन करेंगे। और बोला अन्य वोल्टेज स्रोत का क्या करोगे? अन्य को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से अपन प्रतिस्थापित कर देंगे। अपने पास में वोल्टेज सोर्स क्या है? 2 है। एक तो कौन सा है? वोल्टेज सोर्स, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। और जब इनकी आइडियल की बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स की जो इंपीडेंस है उसको तो अपन कितना मान लेते हैं? 0। आइडियल में 0 मान लेते हैं, या उसको जैसे ही प्रतिस्थापित करते हैं तो अपन उसको क्या कर देते हैं? लघु पतित कर देते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है अपने पास में, उसे अपन क्या कहेंगे? करंट सोर्स। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, पूरी नेटवर्क थ्योरम अपन ने डिस्कस कर लिए। करंट सोर्स कहेंगे, करंट सोर्स कहेंगे, और इस करंट सोर्स को अपन आइडियल मानेंगे, तो दोस्तों इसकी जो इंपीडेंस होगी, आंतरिक जो प्रतिबाधा होगी, इसकी इंटरनल इंपीडेंस, वो क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। यानी इसको अपन शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है, और इसको अपन क्या कर देंगे दोस्तों? ओपन सर्किटेड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको ओपन सर्किट कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो देखिए परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या कहलाती है, या इसको जेड इनपुट भी अपन बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या ड्राइविंग इंपीडेंस, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस क्या होगी भाई? जेड। यदि लूप है तो 1 बोल सकते हो या इनपुट बोल सकते हो, तो जेड इन बराबर क्या हो जाएगी? E1 बटे I1। यानी ये इनपुट टर्मिनल है, इस पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो यही वोल्टेज सोर्स और यही करंट, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस या ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस कहलाता है, ठीक है। जबकि अन्य सारे ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, जबकि अन्य सभी ऊर्जा स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, तो जो लूप है उस लूप का वोल्टेज और उसी लूप में उस वोल्टेज के कारण फ्लो होने वाले करंट का अनुपात क्या कहलाता है? ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस कहलाता है। जेड इन बराबर E1 बटे I1, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जेड इन बराबर, यदि वोल्टेज सोर्स E1 है तो बटे I1, यदि वोल्टेज V1 है, पहले टर्मिनल की अपन बात करें, वोल्टेज यदि V1 है तो I1, ठीक है। और दोस्तों मान लो अपन को पता नहीं है, बहुत सारे लूप हैं, तो उनके लिए देखिए क्या अपन करेंगे, बहुत सारे लूप हैं तो अपन क्या मान लेते हैं कि भाई जे लूप है। कितने लूप हैं? जे लूप है। इसको अपन समीकरण नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। समीकरण 1 का व्युत्क्रम क्या कहलाता है भाई? वाई इन, और वाई इन का मतलब क्या है? 1/Z इन, यानी I1 अपॉन क्या हो जाएगा? E1, और इसे अपन क्या कहते हैं? परिचालन बिंदु प्रवेश्यता। क्या कहेंगे? परिचालन बिंदु प्रवेश्यता, एडमिटेंस क्या कहलाएंगे? परिचालन बिंदु पर एडमिटेंस कहलाएंगे, परिचालन बिंदु प्रवेश्यता कहलाएगी, ठीक है। अब मान लो ये तो अपन ने एक सिंपल क्राइटेरिया ले लिया। अब अपने पास में कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है और उसमें बहुत सारे लूप है, ठीक है। 1 लूप हो गया, 2 लूप हो गया, इसमें सब में रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों, ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे, फिर ऐसे सारे बहुत सारे लूप हैं। तो अपन मान लेते हैं कोई जेवे लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, किस लूप की? जेवे की, ठीक है। तो जेवे लूप का मतलब क्या है? जेवे मान सकते हो, केवे मान सकते हो, एनवे लूप में, तो एनवे लूप की अंतरित प्रतिबाधा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा मान सकते हो आप। क्या हो गई? यानी जैसे मान लो जेवे लूप है तो उस पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ ईजे, और इसी वोल्टेज सोर्स के कारण उसमें करंट क्या फ्लो हो रही है? आईजे। तो ईजे अपॉन आईजे का अनुपात क्या कहलाएगा? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा
कहलाएगी, जबकि अन्य सारे ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो क्या हो जाएगा यहां से, इन जनरल वी कैन राइट, इन जनरल जेवे लूप के लिए, फॉर जेवे लूप या केवे लूप, इन जनरल के लिए अपन जेवे लूप के लिए क्या लिख दें, जेड इन इंपिडेंस, इनपुट इंपिडेंस कौन सी लूप के लिए, जेवे लूप के लिए, जे इन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जेवे लूप में वोल्टेज ईजे और करंट क्या फ्लो होगी, आई जे। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, इनपुट इंपीडेंस। क्या कहेंगे, इनपुट इंपीडेंस। कहने का मतलब निवेशी प्रतिबाधा है ये। क्या है दोस्तों, निवेशी प्रतिबाधा है। यानी जिस लूप की अपन बात कर रहे हैं नेटवर्क सर्किट में, उसी लूप में वोल्टेज सोर्स लगा हो और उसी वोल्टेज सोर्स के कारण करंट क्या हो, फ्लो हो रही हो, तो उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस कहलाता है। अभी इसके बाद में अपन एक एग्जांपल और करेंगे, इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं अंतरित प्रतिबाधा को। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, और इसमें अपन बात करें किसकी, कि जैसे मान लो इस नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क लगे हुए हैं, तो जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, जिस लूप की बात कर रहे हैं उसको छोड़कर जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको अपन उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कि मान लो ये लूप है E1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है E1, और इसमें करंट, इस वोल्टेज सोर्स के कारण ये जो नेक्स्ट अपना लूप है 2 उसमें करंट फ्लो हो रही है क्या, I2। तो एक से देखो इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट, दोनों में क्या है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे में कितनी करंट फ्लो हो रही है। रेसिप्रोसिटी फॉर्म को अपन ने देखा था, तो वही था कि एक लूप में अपन ने वोल्टेज लगाए, दूसरे लूप में धारा, और दूसरे में लगाए तो पहले वोल्टेज में धारा, दोनों बराबर थी, यही रेसिप्रोसिटी थ्योरम थी। तो यहां से अपन क्या करेंगे कि भाई एक लूप में अपन ने वोल्टेज सोर्स लगाया और दूसरे लूप में जो करंट फ्लो हो रही है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाती है दोस्तों, ट्रांसफर इंपीडेंस कहलाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद में उसको अपन डिस्कस करते हैं ट्रांसफर इंपीडेंस को। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और अपने सिलेबस में है, कई बार बहुत सिंपल से टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है और अपन ये सोचते हैं कि आया था बहुत सरल, लेकिन अपन को ध्यान में नहीं है, और ध्यान में नहीं है तो अपन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए मिटा देता हूं। अब अपन को क्या करना है, ट्रांसफर इंपीडेंस की बात करनी है। ट्रांसफर इंपीडेंस, इंपीडेंस, ट्रांसफर इंपीडेंस, अंतरित मतलब एक को दूसरे पे सुपर इंपोज हो रही है। क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया कि भाई पहले में अपन ने क्या लगाया, वोल्टेज सोर्स, और दूसरे में क्या कर लो, फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो Z12 यानी पहले से दूसरे में, पहले के कारण या दूसरे के कारण पहले में। ठीक है, क्या हो गया भाई, पहले में तो वोल्टेज सोर्स तो E1, और दूसरे में इस वोल्टेज के कारण धारा कितनी, तो E1 बटे I2। क्या होगी दोस्तों, E1 बटे I2 होगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ट्रांसफर इंपीडेंस, यानी अंतरित, क्या कहलाएगी दोस्तों, ट्रांसफर इंपीडेंस। और ट्रांसफर के लिए यहां क्या डिनोट कर देते हैं अपन, T से इसको डिनोट कर देते हैं, ZT12। क्या कर देते हैं, ZT12 अपन ने इसको कर दिया। ठीक है, जबकि अन्य सारे, इसमें भी क्या है, जबकि अन्य सारे ऊर्जा स्रोतों को अन्य समस्त ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए।
ठीक है। अब देखो जर्नल में अपन इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, ZT12 आ गया ट्रांसफर इंपीडेंस कि पहले लूप में वोल्टेज सोर्स और इस वोल्टेज सोर्स के कारण दूसरे लूप में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I2 हो रही है। अब अपन इसको जर्नल में लिख लेते हैं, माना कि बहुत सारे लूप हैं तो एक जेवा पास ले लेते हैं जिसमें वोल्टेज करंट क्या है, इन जनरल कि अपने पास में जेवे पास में बहुत सारे, पास का मतलब अपने पास में कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है और जिसमें एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, ऐसे ही क्या है, जेवा लूप है या एनवा लूप मान सकते हो। जेवे पास में वोल्टेज कितना लगा हुआ है, ईजे, ठीक है भाई, वोल्टेज लगा हुआ है क्या, ईजे, और इस जेवे पास के कारण, ठीक है ना, इसके कारण जेवे पास के वोल्टता स्रोत के कारण केवे पास में धारा, जैसे यहां पर बात करें जेवा तो कौन सा है 1 और केवा कौन सा है 2। अरे भाई इस नेटवर्क की अपन बात करें तो जे बराबर 1 मान लें और के बराबर क्या मान लें 2 मान लें। ऐसे ही मान लो जे का मतलब है 10वां और इस 10वें के कारण पहले में धारा प्रवाहित हो रही है I1, ठीक है। तो केवे पास में धारा क्या हो, IK हो तो अपन इसको जनरल क्या लिख सकते हैं, ZJK, ठीक है भाई। ZJ का मतलब क्या हो गया, EJ अपॉन क्या हो गया IK, क्या हो गया EJ अपॉन IK, और ये कौन सी इंपीडेंस है, ट्रांसफर इंपीडेंस, तो ये Z और ये क्या होगी दोस्तों ZTJK, क्या होगी ZTJK, जबकि अन्य को इससे अपन क्या कहेंगे ट्रांसफर इंपीडेंस, जबकि अन्य सारे वोल्टेज सोर्स को उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा अपन क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। जबकि अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जबकि अन्य सारे वोल्टता स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो पहले टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के मध्य की जो इंपीडेंस है इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांसफर इंपीडेंस, ठीक है। अब देखिए कि अपने पास में जो नेटवर्क है उसमें ऐसे स्रोत लगे हुए हैं जिनकी जो प्रतिबाधाएं हैं वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, इंपॉर्टेंट बात है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रतिबाधा जिसमें से करंट फ्लो हो रही है और यदि करंट की दिशा को अपन उलट दें फिर भी उनकी इंपीडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है I, तो इसका रेजिस्टेंस R ही है, R का R है, लेकिन अब इसमें अपन ने धारा की दिशा को उलट दिया, धारा की दिशा मान लो ये कर दें अपन, फिर भी इसका रेजिस्टेंस R ही रहेगा। तो ये जो प्रतिबाधा होगी इसे अपन क्या कहेंगे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या होगी, यदि नेटवर्क में, जटिल नेटवर्क में बाइलेटरल इंपीडेंस द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं को प्रयोग किया गया हो, बाइलेटरल इंपीडेंस का प्रयोग किया जाए तो इसमें लिख देता हूं, यानी धारा की दिशा पलटने पर या उलटने पर प्रतिबाधा के मान में कोई अंतर ना आए, यानी धारा की दिशा पलटने पर प्रतिबाधा के मान में कोई अंतर ना आए, तो ऐसी प्रतिबाधाओं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, बाइलेटरल इंपीडेंस कहते हैं। जैसे R प्रतिरोध, L C, इनकी जो प्रतिबाधाएं हैं वो बाइलेटरल इंपीडेंस है, ठीक है। इसमें धारा की दिशा उलट भी दोगे तो किसी प्रकार की इंपीडेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर
ये ऐसी प्रतिबाधाएं हैं जिनमें धारा की दिशा उलट दोगे तो इंपीडेंस के मान में ही क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि डायोड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब डायोड को अपन फॉरवर्ड बाइस में यूज करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं अपनी सीनियर लेवल में, डायोड को अपन फॉरवर्ड बाइस में जब यूज करते हैं दोस्तों, तो वहां रेजिस्टेंस का मान है वो कम आता है, क्योंकि वहां फॉरवर्ड बाइस में तो डायोड में करंट फ्लो हो रही है। लेकिन रिवर्स बाइस की अपन बात करें तो डायोड में जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो दो ही चीज में क्या हो गया, रेजिस्टेंस एक जगह हाई हो गया और दूसरी जगह क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस धारा की दिशा उलटने पर, भाई डायोड में अपन क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइस में बैटरी पी का पॉजिटिव से एन का नेगेटिव से, और रिवर्स बाइस में कैसे करेंगे, पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो धारा की दिशा अपन ने उलट दी। और धारा की दिशा उलटने पर दोस्तों प्रतिरोध में भी क्या हो गया, चेंज हो गया, एक जगह हाई आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है, लो आ रहा है। तो डायोड की जो इंपीडेंस है उसे अपन क्या कहेंगे, बाइलेटरल इंपीडेंस कहेंगे, सॉरी बाइलेटरल इंपीडेंस नहीं कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है कि निम्न में से द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं किसकी नहीं है। तीन नाम तो ये आ जाए, प्रतिरोध आ जाए, प्रेरकत्व आ जाए और संधारित्र आ जाए, और चौथा नाम क्या आ जाए दोस्तों, डायोड आ जाए, चाहे ट्रायोड आ जाए, चाहे ट्रांजिस्टर आ जाए। तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा किसकी नहीं है, इन सेमीकंडक्टर युक्ति की नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि नेटवर्क में बाइलेटरल इंपीडेंस का प्रयोग किया जाए, जैसे बाइलेटरल का मतलब क्या है कि जैसे ये E1 सोर्स लगाया, इसमें करंट फ्लो हुई I2, और यदि यहां E2 सोर्स लगा दें अपन और इसके कारण करंट अपन क्या मान लें कि I1 फ्लो हो रही है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को ये आप क्या कर जाएगी, पालन कर जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जब आप सिंपल इंपीडेंस की जगह बाइलेटरल इंपीडेंस को यूज कर रहे हो तो क्या पारस्परिकता प्रमेय फॉलो हो रही है, बिल्कुल 100% फॉलो होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां से देखिए कि इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि बाइलेटरल इंपीडेंस को यदि अपन यूज कर रहे हैं तो किया जाए तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम से, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि ZT12, जैसे इसकी बात करें अपन, ZT12 बराबर क्या आ जाएगा भाई, 1 2 यानी 1 से 2 में, यानी E1 बटे क्या हो गया I2, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यदि ZT21 अपन करें तो क्या हो जाएगा भाई, दूसरे में क्या हो जाएगा, सोर्स लगा दिया E2 और ये क्या हो गया I1, ठीक है। तो ये दोनों का जो अनुपात है दोस्तों वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी ZT12 बराबर क्या हो जाएगा, ZT21 हो जाएगा। और इसको अपन जर्नल में इसके लिए लिखें तो ये क्या होगा, ZTJK, यानी जेवे पास के कारण केवे पास में धारा और केवे पास के कारण जेवे पास में धारा, वो क्या होंगे, ZTKJ होंगे। किसके लिए, जब आपने प्रतिबाधाओं के स्थान पर द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं को दोस्तों यूज किया हो। समझ गए बात को। यदि मान लो इस नेटवर्क में अपन ने माना कि भाई ये E1 है और यहाँ जो इंपीडेंस है और यहाँ जो इंपीडेंस है वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं, तो इसके लिए ये सही होगा। और जनरल, इन जनरल अपन ने क्या लिख दिया, इसको द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं के लिए दोस्तों ये अपन ने लिख दिया। समझ में आ गई बात। तो अंतरित प्रतिबाधा तो वो प्रतिबाधा होगी जो सर्किट को चला रही है, और ट्रांसफर इंपीडेंस क्या होगी कि पहले के कारण दूसरे में कितना या दूसरे के कारण पहले में कितना। और जब अपन एक वोल्टेज और एक करंट की बात कर रहे हैं तो सारे जितने भी वोल्टेज सोर्सेस हैं उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा अपन प्रतिस्थापित कर देंगे। यदि वोल्टेज सोर्स है तो उसकी आंतरिक प्रतिबाधा कितनी होगी, 0, यानी सर्किट को शॉर्ट कर देंगे। जिस ब्रांच में लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स उसको अपन शॉर्ट कर देंगे। और यदि वोल्टेज सोर्स अपने पास में करंट सोर्स है तो उसे अपन दोस्तों क्या कर देंगे, ओपन सर्किटेड इसको अपन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जनरल थोड़ी सी बातें अपन करते हैं कि जब भी अपन मैश नियम को लगाते हैं तो मैंने अपन डिस्कस कर चुके थे कि करंट वोल्टेज अपन कैसे निकालते हैं, क्रेमर रूल से निकालते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो अब थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं कि जब भी अपन मैश समीकरण लिखते हैं, मैश इक्वेशन या लूप इक्वेशन, उसकी मैट्रिक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं। हाँ देखिए, मैश समीकरण या पास समीकरण को, किसी भी नेटवर्क के लिए पास समीकरण को मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में अपन ने लिखा था। लिखने पर क्या अपन ने लिखा ही था पीछे वाले वीडियो में, क्या लिखा था, E मैट्रिक्स इक्वल्स टू Z मैट्रिक्स और I मैट्रिक्स,
ठीक है, ये लिखा था। इसमें ई और आई दोनों क्या थे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स था। और जेड जो मैट्रिक्स था दोस्तों वो क्या था, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। क्या था, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। और 3 पास के लिए अपनी बात कर रहे हैं, कितने के लिए, 3 लूप के लिए। वहां भी 3 लूप काम में लिए थे अपन। 3 लूप के लिए इस इंपीडेंस मैट्रिक्स को अपन लिखें तो आपको याद हो तो अपन ने ऐसा लिखा था, Z इक्वल्स टू Z11, Z12, Z13, ठीक है। उसके बाद में Z21, Z22, Z23, Z31, Z33 और Z32 और Z33, ये अपन ने लिख दिया था। ऐसे लिख रहे हैं। अब अपन को क्या करना है कि भाई अपन को तो क्या करना है, इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालें, सपोज कि जो लूप है, जिस लूप में आप वोल्टेज मान रहे हो उसी लूप में करंट मान रहे हो, तो जेड आर इन इनपुट परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, याद रखेंगे परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होगी, ध्यान रखेंगे आरवे पास के लिए जेड आर इन, आर का मतलब है आरवा लूप। जैसे इसमें 3 में लूप माने अपन ने, तीसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। जेड आर इन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर आर। क्या है दोस्तों, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा जेड तो जो ये जेड मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट है, सारणिक है। डेल्टा जेड क्या है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणिक, प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणिक, ठीक है। और डेल्टा आर आर क्या है दोस्तों, डेल्टा आर आर क्या है, जिस मैट्रिक्स में वोल्टेज सोर्स लगा, जिस लूप में मैट्रिक्स सोर्स लगा उसका सेक हंड्रेड को फैक्टर। लूप, जिस लूप के लिए निकाल रहे हैं उस लूप का सेक हंड्रेड करेंगे अभी एक क्वेश्चन, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे इसका Z11 लूप के लिए कोफैक्टर अपन निकालें तो क्या होगा भाई, 11 ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, दोनों को छोड़ दो तो क्या हो गया, Z22, Z23, Z32, Z33 हो गया। समझ में आ गई बात। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास में क्या आ गया, डेल्टा आर आर आ गया। ठीक है, या इसको डेल्टा 11 कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा 12 की अपन बात करें, देखिए डेल्टा 12, जैसे 12 यहां पर 12 के लिए करें तो 12 का सेक हंड्रेड क्या, 12 आगे आ जाएगा। ये तो यहां तो क्या होगा, इसी लूप से आरवी लूप की है तो ये आरवी लूप के ही क्या होगा, सेक हंड्रेड होगा कोफैक्टर। जैसे 11 है, 22 है, 33 है, तो इसमें तो 3 ही चीजें आएंगी। और 12 की अपन बात करें तो अंतरित प्रतिबाधा आ जाएगी। तो डेल्टा 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, Z21, Z23 और Z31 और Z33 सेक हंड्रेड आ जाएगा, इत्यादि एंड सो ऑन। इसी हिसाब से अपन को फैक्टर बनाते जाएंगे और ये परिचालन बिंदु प्रतिबाधा का फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेक हंड्रेड अपने पास में आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन दूसरे बात की बात करें। ये तो क्या होगी, जिस लूप से रिलेटेड है उसी लूप से होगी। और इसका जेड तो आपको डिटरमिनेंट निकालना ही आता है, जेड इक्वल्स टू Z11, Z12, Z13, Z21, Z22,
Z23, Z31, Z32, Z33, ठीक है, वही अपना पुराना नियम, उससे आप डेल्टा जेड निकाल लो। तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर आर क्या हो गए, पहले पास के लिए, दूसरे पास के लिए, तीसरे पास के लिए एंड सो पास, जिस भी पास के आपको कैलकुलेट करवाए उसी के अपन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इंतरित प्रतिबाधा जेड टी, अब इसमें क्या है, एक लूप में तो होगी नहीं, ये तो अलग अलग लूप में होगी, और उस लूप को दोस्तों अपन मान लेते हैं कि ट्रांसफर इंपीडेंस जे एंड के वे लूप के लिए, जे के कोई सा भी हो सकता है कि एक लूप में वोल्टेज सोर्स मानना है और उस वोल्टेज सोर्स के कारण दूसरे लूप में करंट फ्लो होनी है। ऐसे ही दूसरे सोर्स लूप में यदि करंट वोल्टेज है तो पहले में करंट फ्लो होनी है। तो जेड टी जे के इक्वल्स टू क्या होगी, ट्रांसफर इंपीडेंस को अपन कैसे निकालेंगे, डेल्टा जेड, ये आर था तो आर आर आ गया, ये जे के है तो क्या आ जाएगा डेल्टा जे के, सेकंड उसी का हो जाएगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा -1 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों जे प्लस के, ये सेकंड का अपनी डेफिनेशन भी है, कोफैक्टर की अपनी डेफिनेशन भी है। तो देखिए दोस्तों ये क्या होगी, जे से केवे पास में अंतरित जैसे केवे पास में क्या होगी दोस्तों, अंतरित प्रतिबाधा हो गई है। फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत सिंपल बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां बोला सर ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां 1 1 है तो 2 +1 आएगा, 2 2 है तो 2 +1 आएगा, क्योंकि सम संख्या है, या यहां भी लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सेकंडस तो कोफैक्टर तो यहां भी आ रहा है, तो कोफैक्टर तो वैसे निकलेंगे जो अपन पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, और कोफैक्टर यदि नहीं निकालने आते तो कोफैक्टर के लिए भी मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स की मैट्रिक्स पढ़ाई है, वहां से आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखिए अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड और निकालते हैं क्वेश्चन को। 3 लूप का अपन एक सर्किट डायग्राम लेते हैं, नेटवर्क सर्किट, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और ट्रांसफर इंपीडेंस को दोस्तों अपन निकालते हैं। देखिए क्या है कि नेटवर्क है, एक प्रॉब्लम ही मान सकते हो आप इसको, कि आपके पास में एक नेटवर्क है, येलो नेटवर्क, प्लस माइनस इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहां Z1 इंपीडेंस है, Z2 इंपीडेंस है, यहां Z3 इंपीडेंस है, और ये लोड इंपीडेंस है। अपन लूप एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई, लूप एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं। तो लूप एनालिसिस में अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले लूप मानेंगे कि लूप कौन से हैं, तो 2 लूप हैं, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, ये लूप के अंदर करंट मानेंगे, तो करंट माने तो मान लिया कि पहले लूप में करंट इस वोल्टेज सोर्स के कारण फ्लो हो रही है, यानी I1 ऐसे मान लिया अपने क्लॉकवाइज, और दूसरे लूप में भी दोस्तों क्या मान लिया अपन ने, I3 मान लिया, ठीक है। अब देखें डिसाइड द पोलरिटी, पोलरिटी ये तो प्लस माइनस है, यानी ये माइनस और ये प्लस दे रखा है अगले ने। इसमें अपन बात करें तो करंट को अपन ने ऐसे माना है, अपन ऐसे भी मान सकते थे करंट को, अपन को किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना आना चाहिए। ऐसे करंट अपन ने माना है तो ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस। अब दोस्तों देखिए इसमें ये वाली करंट ऐसे आ रही है, और I3 इसमें कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ज्यादा कौन सी है अपन को पता नहीं है, ठीक है। यदि आप I1 को नीचे की तरफ आता हुआ मान रहे हो, आप ये मान रहे हो कि I1 इज ग्रेटर देन I3, तो करंट क्या हो जाएगी, ऐसे फ्लो होगी, और ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और यदि आप I3 को ज्यादा मान रहे हो तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगी दोस्तों, करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी, और ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। लेकिन अपन सिंपल अपना रूल जो मान रहे हैं, मानते हैं ट्रेडिशनली, अपन ने माना कि I1 है वो ज्यादा है किससे, I3 से, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, I1 माइनस I3, ठीक है। और इसमें I3 ऐसे फ्लो हो रही है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये लूप फर्स्ट और ये लूप क्या हो गया, सेकंड, समझ में आ गई। और अब अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग KVL, तो अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट।
यदि आप लोगों ने किरचॉफ का नियम भी सही से लगाना सीख लिया ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान हो गई, सीधी सी बात यह है। ठीक है, अब देखिए लूप में तरीका क्या है कि यदि अपन चल रहे हैं, यदि पहले पॉजिटिव टर्मिनल आए तो धनात्मक लेंगे और पहले नेगेटिव आए तो उसको ऋणात्मक ले लेंगे। तो देखिए कहाँ से चलें, यहाँ से चलें, ई से चलते, या ई से मत चलो, यहाँ से चल दो। I1 Z1 चल रहे, प्लस आया, फिर यहाँ चले तो प्लस I1 माइनस I3 इंटू क्या हो गया Z3 आ गया। ठीक है, फिर इधर चले तो माइनस ही और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इसको अपन सोल्व करें, I1 वाली टर्म एक तरफ ले लो, ई वाली एक तरफ ले लो, या इसको ऐसे लिख दें अपन। तो ये क्या हो गया I1 देखो, एक तो ये रहा एक वो रहा, तो ये क्या हो गया Z1 प्लस Z3। ठीक है, और I1 माइनस Z3 I2 और बराबर क्या हो गया E। इसको अपन अभी अपन ने क्या लिखा था मैट्रिक्स फॉर्म में, E ZI ऐसे लिखा था कि ऐसे लिखते हैं वही मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन। तो इसके हिसाब से अपन लिख लें, तो E बराबर, E को पहले लिख लो, और ये क्या हो गया Z1 प्लस Z3 इंटू I1 और माइनस क्या हो गया Z3 I2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समझ में आ गई बात, देख लीजिए बहुत अच्छे से। और यदि समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रही है। समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट, अप्लाइंग KVL इन लूप सेकेंड। KVL इन लूप 2, दूसरे लूप में अप्लाई कर दो। तो देखो यहां से चल रहे हो प्लस से, तो क्या हो गया I3 Z2 प्लस I3 ZL, और इधर से अपन आ रहे हैं तो पहले माइनस आ रहा है तो माइनस Z3 और I1 माइनस I3 और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसको भी अपन सेट कर लें, तो पहले 0 को लिख लें, इंप्लाइज कोई वोल्टेज सोर्स तो लगा ही नहीं है, तो 0 बराबर, भाई यहाँ E लिखा है तो पहले मैंने 0 लिख लिया। अब इसमें देखो I1 है क्या, I1 है, तो I1 के हिसाब से I1 को लिखो, तो क्या हो गया माइनस Z3 I1 लिख लिया। I2 है क्या, I2 नहीं है। ठीक है, तो अब I3 को लिखें, तो I3 को लिखें तो क्या हो गया भाई I3 यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी दोनों तीनों प्लस के हैं, तीनों प्लस के हैं, तो अपन ने क्या लिख दिया Z2 प्लस Z3 और प्लस ZL, और ये क्या हो गया I3, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, मैट्रिक्स फॉर्म में अपन लिखें तो कैसे लिखें भाई, देखिए पहले ई है 0, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिर यहां I1 का कोफिशिएंट क्या है, पहले में Z1 प्लस Z3, तो लो Z1 प्लस Z3 I1 का कोफिशिएंट। फिर I3 का कोफिशिएंट क्या है भाई I3 है, I3 Z3 I3, I2 ही है, I2 और ये I2। ठीक है, और माइनस Z3 I1 और ये I2, ये Z3 I1 माइनस I2 है दोस्तों, I1 माइनस I2। ठीक है, I1 I2 हो गया, I1 और I2। ठीक है, और ये I2 Z2, I2 ZL, I3 माइनस I2, माइनस Z3 I1। ठीक है, और ये I2 ही मान रखा है अपन ने, वहाँ लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, Z1 प्लस Z3, I2 का कोफिशिएंट क्या है भाई, I2 का कोफिशिएंट है इधर माइनस Z3, 2 की मैट्रिक्स है। फिर इसमें देखें दूसरी समीकरण में I1 का माइनस Z3 और I2 का क्या है Z2 प्लस Z3 प्लस क्या हो गया ZL लोड इम्पीडेंस, और I1
और क्या हो गया I2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास में आ गई। अब अपन क्या निकालना है, इससे डेल्टा जेड निकालना है। तो डेल्टा जेड बराबर सारणिक है, कौन सी की, जेड मैट्रिक्स की सारणिक है, डिटर्मिनेंट। तो ये क्या हो गया Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 और माइनस Z3 और Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दें तो कर दिया। तो डेल्टा जेड बराबर कितना आ गया भाई देखो डेल्टा जेड मल्टीप्लाई करके लिखें Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ठीक है, और देखो ये दोनों माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस Z3 स्क्वायर, इसको अपन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z2 सॉरी ZL, ये L है। ठीक है, प्लस Z3 Z2, ठीक है, प्लस Z3 स्क्वायर और प्लस Z3 ZL और माइनस Z3 स्क्वायर। Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर कट गया। तो डेल्टा जेड बराबर क्या आ गया अपने पास में, डेल्टा जेड बराबर दोस्तों क्या आ गया Z1 Z2 है, देखो ये आ गया। फिर Z1 Z2 के बाद में Z2 Z3 है क्या, Z2 Z3 ये ZL, Z1 Z2 Z1 Z3 Z1 ZL। ठीक है, फिर Z3 Z2 ये 2 है। ठीक है, तो प्लस Z2 Z3 ये भी आ गया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। फिर Z1 Z3 भी है, तो Z3 Z1 चक्रीय क्रम में लिख ले इसको, Z1 Z3, यानी ये लाइन ये आ गया और ये आ गया। अब क्या बचा Z1 ZL और Z3 ZL, इसमें से ZL कॉमन ले लो तो प्लस Z1 प्लस Z3 और क्या हो गया दोस्तों ZL आ गया। ये अपने पास में क्या आ गया डेल्टा जेड, यानी इम्पीडेंस जो मैट्रिक्स है उसकी क्या आ गई अपने पास में सारणिक आ गई सारणिक, समझ में आ गई बात। तो अब अपन को क्या निकालना है, पहले पास के लिए अंतरित प्रतिबाधाएं अपन को निकालनी है। अब जैसे Z1 इन निकालना है, सबसे पहले तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, प्रथम पास में निवेशी इनपुट या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, प्रथम पास की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई Z1 पहला पास 1 और क्या ज्ञात कर रहे हैं, इनपुट इंपीडेंस ज्ञात कर रहे हैं, Z1 इन ज्ञात कर रहे हैं। वो क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बटे Z11, नहीं डेल्टा 11। तो डेल्टा जेड तो अपन ने निकाल लिया, डेल्टा 11 अपन निकालें तो डेल्टा 11 क्या है, पहली का ये कोफैक्टर 11 क्या है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर डेल्टा 11 क्या आ जाएगा वही डेल्टा 11, देखो इस मैट्रिक्स से ये आ जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, तो Z2 प्लस Z3 प्लस क्या आ जाएगा ZL। ठीक है, तो Z1 इन क्या हो गया, मिटाना पड़ेगा, ये मिटा देता हूं बीच वाला, ये वाली तो इक्वेशन अपन को चाहिए। तो Z1 इनपुट इंपीडेंस, ठीक है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा जिसे अपन बोल रहे हैं वो क्या हो गई दोस्तों Z1 Z2, डेल्टा जेड की वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 और प्लस Z1 प्लस Z3 और इंटू ZL और बटे क्या आ गई डेल्टा 11 को फैक्टर Z2 प्लस Z3 प्लस क्या आ गई ZL। ये क्या आ गई प्रथम पास के लिए इनपुट इंपीडेंस आ गई। और प्रथम पास में क्या है वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, प्रथम पास में दोस्तों क्या लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी परिचालन प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या इनपुट इंपीडेंस या ड्राइविंग इंपीडेंस। समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात कर रहे हैं, यानी दो ही लूप है इसमें 1 से 2 में या 2 से 1 में। ठीक है, तो क्या हो गया नेक्स्ट 1-2 पासों के लिए अंतरित
प्रतिबाधा। अंतरित का मतलब है ट्रांसफर इंपीडेंस। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Z12 ट्रांसफर है तो ये ट्रांसफर लो, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा जेड आ गया, डेल्टा जेड के नीचे क्या आएगा, 1 2 पास है तो डेल्टा 1 2, यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम का कोफैक्टर, ठीक है भाई। और -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, माइनस का चिन्ह आएगा। 1 + 2 का मतलब क्या हो गया, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ZT12, अब मैं इसको कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखोगे कौन सी चीज मैं कहां लिख रहा हूं, ठीक है। ZT12 अपन निकाल रहे हैं, तो ZT12 क्या हो गया भाई, ZT12, ठीक है, बराबर E/I2, E/I2, यानी इस वोल्टेज सोर्स के कारण दूसरे लूप में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है। तो E/I2, और होता क्या है, बराबर माइनस का निशान, क्योंकि भाई 1 + 2 क्या है, यहां देखिए मैं इसी से लिख रहा हूं, माइनस का निशान, 1 + 2 बराबर क्या हो गया, 3, यानी -1 की घात 3, यानी विषम आ गई तो माइनस आ गया। और ये क्या हो गया, डेल्टा Z/डेल्टा 12, 1 2 का मतलब ये Z11 है, ये Z12 है, ये Z21 है, ये Z22 है। तो Z12 का मतलब ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो कोफैक्टर क्या आ गया उसका, माइनस का Z3 आ गया भाई। ये देखिए माइनस का Z3 पहले से है और माइनस वहां पहले से है, तो प्लस का बन जाएगा वो तो, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, बराबर माइनस डेल्टा Z क्या है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 + Z3, और क्या हो जाएगा दोस्तों, ZL, यहाँ R1 R2 R3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, माइनस का Z3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया अपने पास में, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है, और प्लस Z1 + Z3 और इंटू क्या हो गया, ZL, और बटे क्या हो गया दोस्तों, Z3 हो गया। और इसे अपन क्या कहेंगे, ZT12 ट्रांसफर इंपीडेंस क्या हो जाएगी, अंतरित प्रतिबाधा हो जाएगी। तो इनपुट इंपीडेंस यानी ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस और ट्रांसफर इंपीडेंस को अपन कैसे निकालते हैं सिंपली, और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है दोस्तों, ZT12 का मतलब E/I2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहां तो क्या हो गया कि ये Z1 Z2 Z3 होगी, यदि एग्जाम में आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है तो ये बहुत छोटा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत छोटी सी इक्वेशन। भाई सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट हो गए कि सबसे पहले तो क्या हो गया, KVL लगाना है, तो KVL की पूरी प्रोसेस करनी है। KVL की जो 3-4 प्रोसेस है, अज्यूम द करंट इन द लूप, डिसाइड द पोलरिटी एंड अप्लाइंग द KVL। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है और कोफैक्टर की कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल बातें होगी, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करोगे, बहुत अच्छे से लिखोगे, नोट्स बनाओगे, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस करोगे। अब दोस्तों देखिए, ये तो अपन ने अपनी कंसेप्ट लगा दी, ठीक है भाई। जो रूल अपन ने फॉलो किए थे कि इनपुट इंपीडेंस या ट्रांसफर इंपीडेंस अपन कैसे निकालेंगे, वो अपन ने प्रोसेस कर लिया। अपन जर्नल में सामान्य जो अपनी तरीके हैं उससे अपन यदि निकालें कि बराबर आते हैं, तो देखिए इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए कि मेरे को कुछ याद नहीं है और मेरे को इनपुट इंपीडेंस निकालनी है, ठीक है भाई। तो अपने पास में 2 पास है, ठीक है भाई, ये ठीक है, 2 पास है और इनकी तुल्य अपन को इक्विवेलेंट Zin निकालना है भाई, तुल्य इक्विवेलेंट अपन को रेजिस्टेंस निकालना है। तो Z1in बराबर, यहां से अपन देखेंगे तो इन दोनों, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, इंपीडेंस हैं, ये दोनों किस में है भाई, सीरीज में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया, Z2 + ZL, ठीक है। इन दोनों का क्या हो गया, समांतर क्रम, यानी इन दोनों का समांतर क्रम क्या हो गया, 1/Z3, 1/Z इक्विवेलेंट इन दोनों का क्या हो गया दोस्तों, 1/Z3 प्लस 1/Z2 + ZL, ठीक है। और इन
इसका और इसका सीरीज इंपीडेंस Z2 प्लस ZL, इन दोनों का सीरीज इसके साथ में Z3 के साथ में कौन से क्रम में हो जाएगा, पैरेलल में। और जो इन दोनों तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो यहां तक जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ में सीरीज में, तो Z1 क्या हो गया, Z1 प्लस, ठीक है ना, 1/Z इक्विवेलेंट, ठीक है। और 1/Z इक्विवेलेंट क्या है भाई, देखो 1/Z इक्विवेलेंट क्या है, 1/Z3 प्लस 1/Z2 प्लस ZL। यदि अपन देखें किरचॉफ के लॉ से, तो यहां जो करंट आएगी वो करंट इसमें भी जाएगी, करंट इसमें भी जाएगी, यानी इसमें करंट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, योग कर देते हैं दोनों का, Z2 प्लस ZL। और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ में Z3 के साथ में पैरेलल, और ये यहां तक का जो कॉम्बिनेशन है वो Z1 के साथ में सीरीज में। तो Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, सीधा ही कर देता हूं, क्या हो गया भाई, Z3 Z2 प्लस ZL बट्टे Z3 प्लस Z2 प्लस क्या आ जाएगा, ZL आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो Z इन देखिए क्या हो गया, Z1 प्लस Z3 Z इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो मैंने उल्टा कर दिया, Z इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसके साथ में सीरीज में है, सॉरी Z इक्विवेलेंट ये है। तो Z3 Z2 प्लस ZL बटे Z3 प्लस Z2 और प्लस क्या निकाल लिया, ZL, ठीक है, यानी ये आना चाहिए। तो देखिए इंप्लाइज डॉट Z इन बराबर किस, Z1 है पहले लूप के लिए, 1 इन बराबर क्या जाएगा भाई, देखो एलसीएम वही Z3 प्लस Z2 प्लस ZL ले लिया एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई, Z1 Z3 प्लस Z1 Z2 और प्लस Z1 ZL प्लस Z3 Z2 और प्लस Z3 ZL, Z3 ZL हो गया, ठीक है। तो Z1 इन बराबर क्या हो गया भाई, Z1 Z2 देखो है क्या है, प्लस Z2 Z3 ये रहा, ठीक है, प्लस Z3 ZL, सॉरी Z3 Z1 है क्या, ये रहा Z1 Z3 प्लस ZL कॉमन ले लो, यानी Z1 प्लस Z3 ZL कॉमन, और बटे क्या आ गया, Z3 प्लस Z2 प्लस क्या आ गया दोस्तों, ZL आ गया। तो देखो दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, यानी अंतरित चाहे अपन अपने तरीके से निकाल लो चाहे इस तरीके से निकाल लो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। ऐसे ही अपन निकाल लें क्या, ट्रांसफर इंपीडेंस निकाल लें तो ट्रांसफर भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, करंट डिवीजन रूल अपन लगा रहे हैं, समझ में आ गई, ये और ये दोनों सेम है। ये अपन बात करें कि अपन ने कैसा है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स या सिंपल मैथमेटिक्स से आप इसको बोल सकते हो कि सिंपल मैथमेटिक्स से अपन ने ये चीजें निकालनी, आसान हो गई चीजें, ठीक है। अब देखिए अपन निकालते हैं कौन सी, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है, E/I2, ये अपन को निकालना है। तो इसके लिए अपन को I2 निकालनी है। I2 अपन लगा देते हैं पास 2 में धारा विभाजन से, लूप 2 में धारा विभाजन रूल से अपन लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लूप 2 में करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल से क्या है, करंट डिवीजन रूल, करंट लूप 2 में धारा कौन सी है, I2, ठीक है भाई, I2 है, यानी टोटल इंपीडेंस 2 लूप की क्या हो गई, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL होगी। इसको अपन नीचे लिख देते हैं, तो ये लो Z2 प्लस Z3 प्लस क्या होगी, ZL होगी,
होगी। और ये इसमें धारा कौन सी है, I1, तो ये क्या हो गया I1 इंटू Z3। भाई इसमें फ्लो होने वाली है ना, तो इस लूप के कारण इसी में तो फ्लो हो रही है I1, तो I1 क्या होगी Z3 इंटू क्या होगी I1। ये करंट रूल अपन ने लगा दिया, ठीक है। अब I1 की वैल्यू अपन देखें भाई, I1 की वैल्यू कितनी है, I इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन आर, I इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन आर। आर अपन ने निकाल लिया, अभी निकालना है अपन ने इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I2 बराबर देखो Z3 बटे Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये तो अपनी जगह है ही। और I1 की वैल्यू, ये तो Z इनपुट, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, मैं मिटा दूं यहां से, E बटा Z इनपुट, ये हो गया। समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल यही तो है, ये रहा, ये वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। तो देखिए मैं, ये तो समझ में आ ही गया, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो I2 बराबर Z3 बटे Z3 प्लस Z2 प्लस ZL और इंटू E बटे क्या हो गया भाई Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL और बटे क्या हो गया Z3 प्लस Z2 और प्लस क्या हो गया ZL आ गया, ठीक है। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसी को सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखो I2 बराबर Z3 बटे Z3 प्लस Z2 प्लस ZL और इंटू E इंटू Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, ये तो ऊपर चला जाएगा, बटे में बटा है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डेल्टा Z, अभी अपन ने निकाला है, ये वाली टर्म आ जाएगी ऊपर वाली, ये टर्म आ जाएगी भाई, देखो, ठीक है। या कर लो इसको Z1 Z3 Z1 Z2 Z1 ZL प्लस, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया आगे, प्लस Z3 और Z2 प्लस क्या आ गया ZL आ गया, ठीक है। ये इससे कट गया, कट गया। तो I2 इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया, प्लस दैट I2 बराबर Z3 इंटू E बटे Z1 Z2 है क्या Z1 Z2 ये रहा, प्लस Z2 Z3 है क्या Z2 Z3, Z2 प्लस ZL ना Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 है क्या है, और प्लस Z1 प्लस Z3 और इंटू क्या होगी ZL। यहाँ से देखो ये क्या है, अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए E अपॉन I2, क्या चाहिए E अपॉन I2, तो 1 अपॉन कर दें, तो ZT12, यहाँ से देखिए ZT12 बराबर, ठीक है, E अपॉन I2, E अपॉन I2 का मतलब ये जो चीज़ है वो तो ऊपर चलेगी, यानी Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 और इंटू ZL और बटे क्या आ गई Z3 आ गई। और इसको अपन देखें तो ये क्या होगी दोस्तों, डेल्टा Z अपॉन क्या होगी डेल्टा12, डेल्टा Z अपॉन क्या होगी डेल्टा12 होगी। तो ये सामान्य बीजगणित से आगे, तो दोनों क्या है सेम टू सेम है, एक तो अपन ने सिंपल रूल लगाए और एक अपन ने करंट डिवीजन रूल लगा के अपन ने निकाला, तो दोनों क्या है दोस्तों सेम है। लेकिन आपको जो तरीका आपको बहुत आसान लगे, तो मेरे हिसाब से पहले वाला तरीका बहुत आसान है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा श्रेणी क्रम में कौन सा समांतर क्रम में, तो आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हो। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं तो उनको आप लोग करोगे, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के
बताओगे। ठीक है, तो आज अपन ने डिस्कस किया है क्या, इनपुट इंपीडेंस, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और ट्रांसफर इंपीडेंस फ्रॉम लूप 1 to 2 एंड 2 to 1। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो 4 टर्मिनल जो नेटवर्क है उसका टी या स्टार या पाई या डेल्टा कैसे अपन बनाते हैं, टी और पाई नेटवर्क कैसे अपन लोग बनाते हैं। हो सकता है कि अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में है। छोटा सा ही टॉपिक है, उसको अपन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।